आइए अब हम समारोह के मुख्य धारा की ओर बढ़ते हैं। मैं समारोह के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी पल्लोड़, उद्घाटक श्री पुरुषोत्तम जी सोमानी, वक्ता श्री जयप्रकाश जी काबरा, डॉक्टर शरद राव जी हेबाळकर, एडवोकेट कोमल जी करवा, कुमुदिनी जी भार्गव, मंडल की अध्यक्षा रेखा जी खंडेलवाल, सचिव सुजाता जी लोया, अधिवेशन प्रमुख अर्चना जी सोमानी, विश्वस्त समिति सदस्य पुष्पा जी पाराशर, सल्लागार समिति सदस्य वर्षा जी भूतड़ा आदि मान्यवरों को अनुरोध करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलन कर मंच पर विराजमान हो। हे दीप जो सूर्य रूप एवं अग्नि रूप हो, तेजोमय हो, हमारी पूजा को स्वीकारते हुए इस समारोह को यशस्वी करो। मान्यवरों के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन होने जा रहा है। आप भी आओ ये ना लास्ट जस्ट एक मिनट सर थोड़ा सा यस अच्छा दीप प्रज्वलन हो चुका है। मान्यवरों के हाथों कार्यक्रम का उद्घाटन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां, कार्यक्रम का उद्घाटन हो गया है। धन्यवाद बहनों। इस मंगलमय प्रार्थना के पश्चात मान्यवरों का स्वागत होगा। मैं मंडल की अध्यक्षा रेखा जी खंडेलवाल से अनुरोध करती हूँ कि समारोह के अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी पल्लोड़ को सम्मानित करें। पद तक पहुंची हैं, आज के समारोह के अध्यक्ष का स्वागत कर रही हैं। वो एक मिनट
मैं इस अधिवेशन प्रमुख एवं मंडल की माजी अध्यक्षा अर्चना जी से विनंती करती हूँ कि आप आज के समारोह के उद्घाटक श्री पुरुषोत्तम जी का स्वागत कर उन्हें सम्मानित करें। मान चिन्ह, पुष्पगुच्छ एवं भेंट वस्तु देकर पुरुषोत्तम जी सोमानी जी का स्वागत होने जा रहा है। इस पश्चात प्रमुख वक्ता श्री जयप्रकाश जी काबरा जी का स्वागत करेगी मंडल की सचिवा सुजाता जी लोया। मंडल की सचिवा सुजाता जी काबरा जी का स्वागत गुच्छ, मान चिन्ह एवं भेंट वस्तु देकर उन्हें सम्मानित कर रही है। आज के हमारे विशेष वक्ता डॉक्टर शरद राव जी हेबाड़कर को सम्मानित करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ मंडल विश्वास समिति की सदस्य सौ पुष्पा जी पाराशर भाभी को। हमारी विश्वस्त सदस्य पुष्पा जी पाराशर भाभी डॉक्टर शरद राव जी हेबाड़कर का स्वागत पुष्पगुच्छ, भेंट वस्तु और मान चिन्ह देकर कर रही है। हमारी अगली वक्ता कोमल जी करवा को सम्मानित करेगी मंडल की सल्लाहकार समिति की सदस्य वर्षा जी भूतड़ा। सल्लाहकार समिति की सदस्य वर्षा जी भूतड़ा भेंट वस्तु, गुच्छ और मान चिन्ह देकर कोमल जी का स्वागत करने जा रही है। आज आप हमारी युवा वक्ता हो। अब हम सम्मानित करेंगे हमारी ही बहन मंडल की सक्रिय कार्यकर्ता लेकिन आज वक्ता के रूप में मंच पर विराजमान कुमुदी जी भार्गव को। मैं मंडल की अध्यक्षा को अनुरोध करूंगी कि उन्हें वे सम्मानित करें। मंडल की अध्यक्षा रेखा जी खंडेलवाल गुच्छ, भेंट वस्तु तथा मान चिन्ह देकर भार्गव भाभी का सम्मान करने जा रही है। एक मिनट भाभी। हमारे बीच पधारे हुए जिनका स्नेह भरा साथ हमें हर पल मिलता रहा है ऐसे पद्म भूषण डॉक्टर अशोक राव जी कुकड़े काका व काकू ज्योत्सना जी कुकड़े, आज हम उन्हें भी सम्मानित करेंगे। मंडल की उपाध्यक्षा कांता जी बांगड़ से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप पुष्पगुच्छ देकर दोनों का स्वागत करें। मंडल की उपाध्यक्ष कांता भाभी से विनंती करती हूँ कि उनका स्वागत करें। हम करना चाहते हैं मैं सह सचिव अनीता अशोक जी सोनी परभणी से पधारे हुए हैं, उनका स्वागत हमारी सह अध्यक्षा करेगी, सह सचिव करेगी अनीता सारडा। दो हाथ अगर जुड़ जाए तो अनेक लोग संगठित हो जाते हैं और वही हाथ अगर मदद के लिए बढ़ जाए तो ऐसे कार्यक्रम लेना बहुत आसान हो जाता है और यही हमारी लातूर की परंपरा रही है। हमारे समाज बांधव
हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, तो इसीलिए हमारे हौसले बढ़ते जाते हैं। तो कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर भी काम करने वाले हैं, उनका अमूल्य मार्गदर्शन सहकारी हमें मिलते रहता है। तो उन लोगों का मैं इस कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए जिन जिन लोगों ने हमें सहकार्य दिया है प्रातिनिध्य स्वरूप में, उन लोगों का हम स्वागत करना चाहते हैं। प्रथम सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ बाला प्रसाद जी बिगादा, लातूर के प्रतिष्ठित व्यापारी, सक्रिय कार्यकर्ता है। सहर्ष सहकार्य करना आपका स्वभाव है। आपकी बदौलत ही उन्होंने अनेक सुविधाएं। समारोह के अध्यक्ष पल्लोड जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो बाला प्रसाद जी बिगादा का स्वागत करें। वो एक शॉल और गुच्छा देकर अध्यक्ष समारोह के अध्यक्ष बाला प्रसाद का स्वागत करने जा रहे हैं। कोई भी बड़ा उपक्रम हो, सारा जी का सहकार्य हमें मिलता ही रहता है। ऐसा नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं हुआ, हर वक्त वो हमारे साथ होते हैं। आपको सम्मानित करेंगे समारोह के उद्घाटक श्री सोमानी जी। मनोहर जी साड़ा, आप सादर आमंत्रित है। मनोहर जी साड़ा का स्वागत कर रहे हैं। सोमानी जी पुष्पगुच्छ और शॉल देकर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक जी लोया। आप सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हो, लातूर इंडस्ट्रियल इस्टेट के अध्यक्ष हो, एक प्रतिष्ठित व्यापारी भी हो। मैं आपको सम्मानित करने हेतु अध्यक्ष श्री पल्लोड जी को विनती करती हूँ कि आप अशोक जी लोया का स्वागत करें। शॉल व पुष्पगुच्छ देकर श्री अशोक जी लोया का स्वागत होने जा रहा है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री ईश्वर जी पाहेख। अत्यंत उत्साही व्यक्तिमत्व, हर बात में उचित मार्गदर्शन करना उनका स्वभाव है। सहर्ष सहकार्य इनकी वृत्ति है। ऐसे लोगों के बलबूते ही समाज के काम सहजता से संपन्न होते हैं। उनको सम्मानित करने हेतु मैं विनती करती हूँ कि सोमानी जी आप ईश्वर जी पाहेख जी का स्वागत करें। ईश्वर जी पाहेख जी का स्वागत होने जा रहा है। शॉल व पुष्पगुच्छ देकर सोमानी जी इनका स्वागत कर रहे हैं। इस पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सतीश जी भोसले कि आप कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सचिव हो। आपके सहयोग से हर सुविधा सहर्ष हमें प्राप्त हुई है। मैं सोमानी से अनुरोध करती हूँ कि वे उन्हें शॉल व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। इस अधिवेशन में पूरा सहकार्य देकर हमें आश्वस्त करवाने वाले सभी युवकों का भी स्वागत हुआ है। अब इस स्वागत समारोह के पश्चात स्वागत गीत प्रस्तुत होगा। स्वागत गीत प्रस्तुत कर रही है कविता बजाज, सुमन सोनी, मनीषा तोतला, सुनंदा मालू, सरस्वती पाहेख। स्वागत गीत के
बहुत सुंदर एक मंगलमय वातावरण की निर्मित आप लोगों ने कर दी है। कुछ स्वागत यहाँ पर रह गए हैं, कुछ लोगों के स्वागत अब हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं दिलीप जी मणियार को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। वे साथ इवेंट के संचालक हैं, उनका स्वागत करेंगे श्री पल्लोड जी। दिलीप जी मणियार का स्वागत होने जा रहा है। श्री पल्लोड जी स्वागत कर रहे हैं शॉल व पुष्पगुच्छ देकर। इस पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री हरिकिशन जी कासट, जो श्रीनिवास इंडस्ट्रीज के संचालक है। इनका स्वागत करेंगे श्री सोमानी जी। मैं सोमानी जी से अनुरोध करती हूँ कि शॉल व पुष्पगुच्छ देकर इनको सम्मानित करें। तत्पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एडवोकेट संतोष जी सोनी, जो गजानन मंगल सेवा के संचालक है। इनके स्वागत एडवोकेट संतोष जी सोनी। संतोष जी सोनी उपस्थित नहीं है। अब इस स्वागत सत्र के पश्चात प्रास्ताविक होगा। प्रास्ताविक करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अधिवेशन प्रमुख अर्चना जी सोमानी को। सभी को सस्नेह अभिवादन। मंच पर विराजित आज के समारोह के अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी पल्लोड, समारोह के उद्घाटक निजामाबाद से पधारे आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी सोमानी, आज के प्रमुख मार्गदर्शक ठाणा से पधारे आदरणीय श्री जयप्रकाश जी काबरा, अंबाजोगई से पधारे आदरणीय डॉक्टर शरदराव जी हेबाळकर, युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व नासिक से पधारी एडवोकेट सौ कोमल जी करवा, हमारी अपनी आदरणीय सौ कुमुदिनी जी भार्गव, मंडल की अध्यक्षा सौ रेखा जी खंडेलवाल, सचिव सुजाता जी लोया, विश्वस्त सौ पुष्पा जी पराशर, सल्लागार सौ वर्षा जी भुतड़ा, सभी कार्यकारिणी, इस अधिवेशन के लिए इस सदन में उपस्थित मंडल की मेंबर्स, लातूर तथा मराठवाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों से पधारी सभी प्यारी सखियां तथा लातूर के सभी हमारे स्नेही समाज बांधव, आप सभी का सर्वप्रथम तहे से हार्दिक हार्दिक स्वागत। राजस्थानी महिला मंडल लातूर के त्रिदशक पूर्ति के उपलक्ष्य में आयोजित राजस्थानी बहनों का आज का यह मराठवाड़ा स्तरीय अधिवेशन यानी एक सुनहरा महोत्सव, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे आमंत्रण को इतना सुंदर तथा अद्भुत प्रतिसाद देते हुए आप सभी यहाँ पर पधारे। महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो, उत्कर्ष हो, केवल इस उद्देश्य से राजस्थानी महिला मंडल की नींव 30 वर्ष पूर्व रची गई थी। गत 30 वर्षों के पन्ने जब हम पलट कर देखते हैं तो सहज रूप से यह पंक्तियां मन में उठती है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कहने में गर्व महसूस होता है कि केवल 65 बहनों से शुरू हुए इस मंडल की सदस्यता अब 790 होकर इस पौधे का विशाल वृक्ष बन गया है। राजस्थानी मंडल की व्याप्ति केवल संख्या रूप से ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि कार्य रूप से भी मंडल का विस्तार बढ़ गया है। भौगोलिक दृष्टि से तथा कार्य की व्यवस्थापन से को मद्देनजर रखते हुए मंडल ने 8 विभाग तथा उस 8 विभाग की 8 समितियां बनाई हैं, जिसमें संस्कार समिति है, सांस्कृतिक समिति है, गोट समिति है, धार्मिक, मदद, व्याख्यान, क्लासेस और स्टॉल समिति है।
केवल महिलाओं तक के लिए सीमित न रहकर मंडल अनेकोविध सर्वस्पर्शी उपक्रम समाज के लिए लेता है। पीछे मुड़कर जब हम मंडल का इतने वर्षों का लंबा सफर देखते हैं, मंडल ने कई बड़े मकाम भी हासिल किए हैं, जिसमें विशेष रूप से मंडल ने अपनी भव्य वास्तु निर्माण की है, स्वयं का भवन निर्माण किया है। मंडल की अपनी दुकान भी है, जहां ट्रेनिंग एंड ट्रेडिंग दोनों चलता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु काम भी दिया जाता है और तैयार माल के बिक्री का माध्यम भी है हमारी दुकान। राजस्थानी परिवार के घरों में साल भर लगने वाली सभी चीजें, हर त्योहार को लगने वाला सभी साहित्य समयानुरूप दुकान में उपलब्ध होते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि दिवाली पर बनने वाले फराल के माध्यम से दुकान में बहुत बड़ी मात्रा में बिक्री होती है। यह बात यही दर्शाती है पब्लिक डिमांड फॉर द गुड्स और समाज की मंडल के प्रति विश्वासार्हता। राजस्थानी महिला मंडल की विशेषता है यहाँ की कार्य पद्धति। यहाँ पद केवल व्यवस्था का भाग है और बड़ी सहजता से पदों का हस्तांतरण प्रतिवर्ष होता है। और एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की अत्यंत पारदर्शी अर्थव्यवस्था। मंडल के कार्य की व्याप्ति समाज के व्यक्ति को वैयक्तिक रूप से मदद करने से लेकर समाज, ग्राम, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर भी मंडल अपना योगदान देने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। फिर वो सुनामी, बाढ़, भूकंप, कारगिल युद्ध जैसे नैसर्गिक राष्ट्रीय आपत्ति हो या फिर कुछ ही पहले जैसे लातूर में दुष्काल अकाल पड़ा था, मंडल ने जलयुक्त लातूर में 50,000 की राशि का सहाय्य दिया था। टैंकर द्वारा पानी वितरण करना, नाम मात्र शुल्क में पेयजल उपलब्ध करना आदि व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा पुनर्भरण के बारे में जन जागृति करने वाला कार्यक्रम लिया गया, उसको लगने वाली यंत्रणा उपलब्ध कराकर पुनर्भरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया था। समाज का कोई भी घटक शिक्षण से वंचित ना रहे, इस उदात्त हेतु से दत्तक पालक योजना, गणवेश प्रदान, शालेय साहित्य प्रदान जैसे उपक्रम प्रतिवर्ष लिए जाते हैं। जब यही बच्चे कुछ विशेष बनकर सामने आते हैं तो अपना कार्य सार्थ होने का निस्सीम आनंद जरूर होता है। समाज में कुछ प्रश्न आज सर उठा रहे हैं, इसका उचित समाधान ढूंढने हेतु मंडल ने युवाओं के लिए युवा पीढ़ी है शिल्पकार, सशक्त परिवार का आधार, ज्येष्ठों के लिए सांस ढले, आओ जीवन संज्ञा को समझ ले, वर्तमान में उभरती समस्याएं, कारण तथा निवारण, निरामय जीवन, सुखी जीवन, परिवार मंगलम, आई तू जागी हो, विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए प्री मैरिज काउंसिलिंग, कार्यशाला, बहना तुमसे कुछ कहना, संस्कार शिविर, निवासी शिविर, व्यक्तिमत्व विकास शिविर, मिले सुर हमारा तुम्हारा, यह टॉक शो, ऐसे कई संस्मरणीय उपक्रम मंडल द्वारा लिए गए हैं। समय समय पर कस्तूरी, संकल्प, उत्कर्ष जैसे हमारे कुछ प्रकाशन भी निकले हैं। पारंपरिक संस्कृति की धरोहर जतन करने हेतु अपना गीत अपनी रीत यह पुस्तक मंडल ने प्रकाशित की, जिसकी 7,000 से अधिक पुस्तकों की बिक्री अब तक हो चुकी है। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान अंतर्गत विख्यात डॉक्टर्स के विविध स्वास्थ्य संबंधी विषय पर मार्गदर्शन, आरोग्य शिविर, निःशुल्क रोगों की जांच यह भी की जाती है। हाल ही में लातूर स्थित विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल को 5 लाख रुपए की राशि मंडल की ओर से दी गई है। अस्पताल में उपचार के लिए आने वालों के लिए निवास व्यवस्था में जो कमरे बन रहे हैं उसके लिए यह राशि उपयोग में आने वाली है। कृष्ण सज्जा, आषाढ़ी एकादशी, नवरात्रि, गोदम्मा जी का विवाह, यह धार्मिक उत्सव संस्कृति की नींव बनाए रखते हैं। पर्यावरण साक्षरता को अनुरूप जल साक्षरता, बिजली बचाओ, सर्प विषयक जानकारी, पौधों का प्रशिक्षण, कचऱ्यातून नंदनवन जैसे निसर्ग से जुड़ने वाले प्रयोग भी किए जाते हैं। वाद विवाद, फैंसी ड्रेस, प्रश्न मंजूषा, गीत गायन स्पर्धाओं का आयोजन, व्याख्यान, चर्चा सत्र, क्लासेस, प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से व्यक्तित्व विकास का प्रयत्न भी किया जाता है। कोजागिरी पूर्णिमा, सावन गोट सहल जैसे उपक्रम प्रतिवर्ष लिए जाते हैं। मंडल का सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई यूथ फेस्टिवल से कम नहीं होता है। महिलाओं में सुप्तावस्था में छिपी हुई दबी हुई कलाएं मंडल के व्यासपीठ के माध्यम से जब यहाँ उभरती है तो अचंभित करने वाली होती है। आज इस अधिवेशन के माध्यम से मराठवाड़ा परिसर की हम सभी राजस्थानी बहनों को एकत्रित करना, संगठित करना तथा कुछ मौलिक विचारों का आदान प्रदान करना, जो केवल मनोरंजन से परे होकर हम बहनों को वैचारिक रूप से और अधिक समृद्ध बनाए, हमारे व्यक्तित्व विकास को और अधिक निखारे, इस हेतु से आज का यह प्रयोजन।
हम महिलाओं की सकारात्मक तथा सृजनात्मक शक्ति का जागरण इस अधिवेशन के माध्यम से करने का राजस्थानी महिला मंडल लातूर का यह अभिनव संकल्प। आज यहाँ सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वक्ता हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं, यह हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। आप सभी आज इस समारोह के लिए पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन। राजस्थानी महिला मंडल की व्याप्ति तो इतनी बड़ी है कि बोलने बैठे तो घंटों निकल जाए, लेकिन संक्षिप्त में आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में यह जो प्रस्तावित किया है। आज के समारोह के उद्घाटक श्रीमान पुरुषोत्तम जी सोमानी से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप समारोह के उद्घाटन की घोषणा करते हुए उद्घाटन भाषण करें। आपका एजुकेशन वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली में हुआ। आपने बीए मैकेनिकल की डिग्री हासिल की। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान तेलंगाना के वाइस प्रेसिडेंट हो। उसी प्रकार आप निजामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फाउंडर प्रेसिडेंट हो। इंदौर कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन निजामाबाद के प्रेसिडेंट, श्री बांगर माहेश्वरी मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी के ट्रस्टी हो। इस प्रकार आप अनेक विविध क्षेत्रों में किसी न किसी माध्यम से जुड़े हो। आपने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों पर लगने वाली औषधियों के बारे में प्रबोधन करने का अनमोल कार्य आप करते आ रहे हो। धन्यवाद। मैं राजस्थानी महिला मंडल लातूर द्वारा आयोजित मराठवाड़ा स्तरीय महिला अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन करता हूं। राजस्थानी महिला मंडल लातूर ने जो मराठवाड़ा स्तरीय महिला अधिवेशन 2020 का जो आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम की अध्यक्ष श्री राजकुमार जी पल्लोड और प्रमुख वक्ता मेरे मित्र जयप्रकाश जी काबरा, कोमल जी करवा, शरदराव जी हेम्बाड़कर, कुमुदिनी जी भार्गव, और इस अधिवेशन जिस महिला मंडल के अध्यक्ष श्री रेखा जी खंडेलवाल, अधिवेशन के प्रमुख अर्चना जी सोमानी, सचिव श्रीमती सुजाता जी लोहिया और उपस्थित मंच पर अन्य पदाधिकारीगण, और यहाँ पर मराठवाड़ा से विभिन्न स्थानों से पधारे हुए सभी महिलाएं और काफ़ी पुरुष वर्ग और काफ़ी मेरे परिचित लोग, जैसा कि मेरे भाई और मित्र अशोक जी सोनी, अलका जी साड़ा, वो मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, सपना जी साड़ा, सौभाग्यवती डॉक्टर तोष्णीवाल मुरुड से यहाँ पधारी है, डॉक्टर भंसाली जो उस्मानाबाद से, मिसेस भंसाली उस्मानाबाद से पधारी है, और सभी यहाँ के बियानी परिवार, पल्लोड परिवार, साड़ा परिवार, राजेंद्र जी साड़ा, डॉक्टर चेतन साड़ा, यह सब मेरे परिचित लोग हैं। और यहाँ पर जो विशेषकर स्वागत किया गया, बिदादी जी, मनोहर जी साड़ा, अशोक जी लोहिया, ईश्वर जी बाहेती और बाकी अन्य पदाधिकारी, और यहाँ के जो संचालन कर रहे हैं श्री सुलोचना नोकजा, शोभा अभियान जी बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं, और जो सुंदर स्वागत गीत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, मैं सभी को मेरे तरफ से जय श्री कृष्ण। राजस्थानी महिला मंडल लातूर के त्रिदशक पूर्ति के आयोजन पर यह समाज के उत्कर्ष में महिलाओं की भूमिका, इस विषय का मंथन पर आज यहाँ पर चर्चा के लिए यह अधिवेशन बुलाया गया है। मैं मेरे ओर से इस राजस्थानी महिला मंडल लातूर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और मेरे लिए गौरव की बात है आज इस अधिवेशन में मुझे उद्घाटक के रूप में बुलाया गया, इसलिए उनको मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। अभी मेरी बहू अर्चना सोमानी ने सुंदर इसके बारे में, इनके संस्था के बारे में बताया, और सब बताने जाऊंगा मैं तो शायद मेरा जो समय दिया गया उसी में चले जाएगा। इतनी बड़ी इस महिला मंडल की, राजस्थानी महिला मंडल की उपलब्धि है। इसमें विशेषता
इन्होंने जो इनका खुद का भवन है और वो भवन में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए वहाँ से जो उनके जो पापड़ है, खींचे है या अचार है, इस तरह के काफ़ी जो घरगुती व्यवसाय किए जाते हैं और महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, वह तैयार कर कर खुद के भवन में उसको ट्रेड करना और ट्रेड करते हुए उनको स्वावलंबी बनाते हुए मंडल के लिए उसकी उपलब्धता करना और उसमें प्रॉफिट अर्ज करना, यह बहुत बड़ी उपलब्धता है। और इनके जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार वर्ष भर चलते रहते हैं और स्वावलंबन के लिए, महिलाओं को स्वावलंबन के लिए जो यहाँ क्लासेस लेते हैं, तज्ञ लोगों को बुलाकर अलग अलग शिविर लेते हैं, यह सचमुच एक आइडियल मंडल है। और इस आइडियल मंडल को देशव्यापी में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है, क्योंकि अभी देखिए, अभी रिसेंटली एक टीवी में आया कि आदर्श गांव बोल के, वो आदर्श गांव को राष्ट्रपति ने बुलाकर, प्रधानमंत्री ने बुलाकर, वो आदर्श गांव के बारे में वहाँ के सरपंच को बुलाकर उसका स्वागत किया गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो राजस्थानी महिला मंडल लातूर है, इसको प्रॉपर वे हाईलाइट करते हुए मीडिया द्वारा इसको नेशनल लेवल पर प्रस्तुत करे और यह आदर्श राजस्थानी महिला मंडल आदर्श मंडल के नाम से देश में प्रसारित हो और बाकी जो देश है, देश के डिस्ट्रिक्ट है, उनको इसकी प्रेरणा मिले, यह मैं आशा करता हूँ। उत्कर्ष में महिलाओं की भूमिका, इसके ऊपर काफ़ी तज्ञ लोग हैं यहाँ पर, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि उत्कर्ष में महिलाओं के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण की आवश्यकता है। सशक्तिकरण यानी क्या? महिलाओं को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार हो, स्वयं निर्णय ले और स्वयं निर्णय लेने का अधिकार हो, यह सशक्तिकरण की आवश्यकता है। पहले जमाने में महिलाएं बहुत सशक्त थी, मध्यकाल में वह डिपेंडेंट हुई परिवार के लोगों पर, अपने पति पर। पुनः एक बार अब देश में पुरुष सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है। देश, समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए यह जरूरी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना। एक सशक्त महिला ही बच्चों का और देश का भविष्य बनाती है। लोगों को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना जरूरी है। आपको पता है 8 मार्च 2011 से एक महिला दिवस मनाया जाता है, बड़े उत्सव से मनाया जाता है। मगर जिस दिशा में उसका सशक्तिकरण होना चाहिए वह नहीं हुआ है। आज देखिए, आप देखते होंगे मंदिरों में देवियों की मूर्तियाँ, कितना हंसता हुआ चेहरा और स्नेह भरी आंखें, मगर हाथों में तलवार और भाला दिखाती हैं। तो उस जमाने से देवी देवताओं से आते आए हैं कि महिला जितनी करुणामय है उतनी सशक्ति भी है, सशक्त भी है और उनका रुद्र अवतार भी है। तो यह मैं चाहता हूं कि यह महिलाओं का सशक्तिकरण होने से ही हमारे देश का भविष्य उज्जवल है और सशक्तिकरण होना जरूरी है। मैं इस विषय पर ज़्यादा न बताते हुए हमारे एक्सपर्ट काबरा जी है वो बताएंगे। मैं पुनः से एक बार यह बताना चाह रहा हूँ कि सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आगे आना जरूरी है, स्वयं के निर्णय स्वयं लेना जरूरी है और अधिकार लेने की भी जरूरत है। मैं एक तिरुपति में एक प्रोग्राम में गया था, तो महिलाएं भी क्या करती हैं, अभी भी अपना नाम न लिखते हुए सौभाग्यवती रमेश साड़ा या सौभाग्यवती कमल मोदानी, अरे अपना नाम भी पत्रिकाओं में भी महिलाएं इस तरह का अपने बारे में न लिखते हुए
और पति के नाम से अपना नाम लिखती हैं, तो स्वयं भी थोड़ा महिलाओं को अपना अधिकार लेने की आदत भी होना चाहिए। और सशक्तिकरण होने के लिए स्वयं काम करना भी आवश्यक है। अभी क्या ज़्यादातर हम देखते हैं कि महिलाएं अरे बस कर ली, टेलीफोन को रिचार्ज करना, अरे मेरे को रिचार्ज कर दो, बैंक में अकाउंट ओपन करना है, आप जरा जाके बैंक में अकाउंट ओपन कर देना, जहाँ एटीएम में जाना है एटीएम से मैं कैश विड्रॉ करके लाना है। जब तक महिलाएं को सशक्तिकरण होना है तो आपको आपके घर के स्वयं काम को खुद को खींच के लेना पड़ेगा, स्वयं लेना पड़ेगा, तो ही आपका सशक्तिकरण होगा। वो सशक्तिकरण क्या है, जब तक हम स्वयं कोई काम नहीं करते हैं, जब तक अपने को कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता है और काम करने की आदत नहीं होती है और हिचकिचाहट रहती है। जब एटीएम में जाते हैं, अरे वो कार्ड सीधो डालनो या उल्टो डालनो, क्या डालनो, पैसा क्या निकला, मालूम ही नहीं होता है। तो इसलिए जब तक आप स्वयं काम नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के लिए आपको स्वयं उसमें इन्वॉल्व होकर काम करना पड़ेगा। और आजकल महिलाएं बराबरी का काम कर रही हैं पुरुषों के, और हम चाहते हैं कि हमारा देश पुरुष और महिला को समान अधिकार दे। एक जमाने में देखिए, आप यूरोप में जाइए, यूरोप में पहले पुरुष प्रधान देश था और आज महिला प्रधान देश हो गया। महिलाएं घर में काम करती हैं और पुरुष घर में बाल बच्चे संभालते हैं या घर का काम पुरुष करते हैं। मैंने काफ़ी वहाँ पर सर्वे किया है। तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए, दोनों को कंधे से कंधा लगाकर साथ में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए काम करना चाहिए, तभी देश का उज्जवल भविष्य है और महिलाओं का भी सशक्तिकरण होगा। आज मुझे एक विशेष विषय पर यहाँ पर आज सब्जेक्ट दिया गया है, जो मेरा प्यारा सब्जेक्ट है। आप सभी आपके ज्ञान में तो वृद्धि आज के इस अधिवेशन में करेंगे ही, उसके अलावा मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इमीडिएट उसका फायदा होगा। और इमीडिएट हर एक घर का जो बजट है, फाइनेंशियल बजट, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। इन दिनों में मैंने काफ़ी इसके ऊपर काम किया है, वह है सब्जेक्ट मेडिकल शॉप पर मिलने वाली मेडिसिन्स। हर एक के घर में मेडिसिन लगती हैं। आज मैंने देखा है कि घर में जो अनाज आता है और खाने पीने के जो आइटम आते हैं, उससे ज़्यादा भी खर्च मेडिसिन्स में होता है। और विशेषतः जो गरीब परिवार है, उनका जो फाइनेंशियली बजट है वही डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ध्यान देकर सुनिए, थोड़ा सा शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ, तो आपको इसका लाभ मिलेगा और आपको कैसी दवाइयाँ सस्ती मिल सकती हैं और आप अपना बजट किस तरह से कम कर सकते हैं। आपका 90% तक दवाइयों का खर्च कम हो सकता है। इसके बारे में आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैंने कुछ पेपर दिए, शायद डिस्ट्रीब्यूट हुए नहीं हुए पता नहीं, हाँ पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए। आप वो शांति से आप घर पर जाकर पढ़िए। वो एक मैगजीन में काफ़ी बढ़िया आर्टिकल प्रिंट हुआ है, वो आर्टिकल आपको हमने कॉपी दी है, वो आप पढ़िए। आम जनरली यह धारणा है कि मेडिकल शॉप पे जब हम मेडिसिन, मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ डॉक्टर लोग और यहाँ मेडिकल वाले हैं, मुझे क्षमा करना, मैं उनको थोड़ा सा एक्सपोज करने जा रहा हूँ, इसलिए उनसे क्षमा मांगता हूँ। मगर जन सामान्य आदमी को उसका फायदा होना चाहिए। हम जो मार्केट में मेडिसिन मेडिकल शॉप से जो खरीदते हैं, यह सबकी भावना है कि भाई मेडिकल शॉप वालों को 30 या 40% मुनाफा होगा और वो अपने को 5 या 10% या 20% डिस्काउंट में दवाई देता है। सबकी धारणा है, ये मेरी भी धारणा थी 2 वर्ष पूर्व। ये प्रोजेक्ट लेने के पहले मेरी भी यह धारणा थी कि भाई 10% है, वो 20 बाजू वाला दूसरा 20% डिस्काउंट दे रहा है, अरे बहुत अच्छा मेडिकल शॉप वाला है, हमको 20% डिस्काउंट दे रहा है। मगर सत्यता और फैक्ट कुछ अलग है। आप देखेंगे आज जो मेडिसिन मेडिकल शॉप पे जो मिलती हैं, वो 100 रुपए की मेडिसिन 4000 में बिकती है, 100 रुपए की मेडिसिन 2500 में बिकती है, 100 रुपए की मेडिसिन 4500 में बिकती है। ये कैसा मुझे मालूम हुआ कि एक मेरा ड्राइवर, उसकी वाइफ बीमार हुई
और उसने जब मेरे पास 40,000 रुपीज़ का लोन पूछा तो उसको पूछा भाई 40,000 रुपीज़ क्यों चाहिए, तो बोले मेरी वाइफ बीमार हुई है, उसका मेडिकल का एक्सपेंसेस ऐसा ऐसा हुआ है। अरे छोटी बीमारी के लिए 40,000 रुपया कैसा खर्च हुआ है, तो उन्होंने बोले 30,000 की तो मेरी मेडिसिन है। तो मैंने जब वो स्टडी किया, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर का पूरी स्टडी किया, तो दवाई 30,000 की दवाई की वैल्यूएशन निकला 2,000 रुपये। ये हमें पता नहीं है। तो मैं बोला 2,000 दवाई मतलब इसमें काफी गड़बड़ है। तो मैंने मैन्युफैक्चर लेवल का प्राइस क्या है, होलसेलर का प्राइस क्या है, रिटेलर को क्या रेट में आती है, और रिटेलर जो बेचता है एमआरपी, हम समझते हैं एमआरपी पे बेचते हैं तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एमआरपी है। काफी लोगों को लगता है कि एमआरपी यानी सही मापदंड है, तो हम एमआरपी पे खरीदते हैं। एमआरपी से 5 या 10% डिस्काउंट में हमको दवा मिलती है, और 20% कोई देता है तो हम काफी खुश हो जाते हैं। मगर जब मैंने मैन्युफैक्चरर से सब मेडिसिन की दवाएं मंगाए, जैसे सिप्ला है, एमक्यूर है, एबॉट है, ये बड़े बड़े कंपनियों की जब प्राइस लिस्ट मंगवाई, कुछ कैंसर के स्पेशल ड्रग्स है, जब मंगवाई तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे पास प्राइस लिस्ट मंगवाई, जब मैन्युफैक्चरर दवाई 100 रुपए में रिटेलर को, होलसेलर को देता है। अब समझ लो इतना छोटा सा फार्मूला है, मैन्युफैक्चरर 100 रुपए में दवाई होलसेलर को देता है, होलसेलर वो अपना मुनाफा रख के 100 रुपए की दवाई 110 में रिटेलर को देता है। रिटेलर का कॉस्ट होगा 110 रुपया। यहां तक तो बात सही है, मगर 110 की दवाई पर जो एमआरपी प्रिंट होता है वो 4,000 का होता है, 3,000 का होता है। यह मैंने उनकी पूरी प्राइस लिस्ट मंगवाई, और प्राइस लिस्ट के साथ एक डाटा बनवाया कि मैन्युफैक्चरर क्या रेट में बेचता है, होलसेलर क्या रेट में बेचता है, और रिटेलर को क्या रेट में एमआरपी दवा मिलती है। तो सिप्ला, एमक्यूर, अबॉट, वाकार्ड कंपनी के पूरे प्राइस लिस्ट मंगवा कर मैंने प्रिंट कॉपी कर गवर्नमेंट को, मोदी जी को पत्र लिखा, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू जी के सपोर्ट से, और सदानंद गौड़ा, जेपी नड्डा, वहाँ के सेक्रेटरीज, डिफरेंट लेवल के सेक्रेटरीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैंने अप्रोच कर पॉलिटिकल लेवल तक मोदी जी तक यह बात पहुँचाई कि इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये सामान्य लोगों का इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, और सामान्य लोग एमआरपी पे दवाई खरीद रहे हैं, ये गलत बात है। प्रूफ के साथ दिया, तो वहाँ का जो सेक्रेटरी है फार्मा डिपार्टमेंट का, उसने भी यह बात एक्सेप्ट करी है कि हमारे पास भी लिस्ट है, और 4,000% तक इसका रेट ज़्यादा है। 100 रुपए की दवाई 4,000 में बिकती है, तो मतलब बिकती है तो आप इस पर एक्शन लो। तो बोले हमारे पास जो मैन्युफैक्चरर जो एमआरपी प्रिंट करते हैं उस पर सीलिंग एक्ट नहीं है। सीलिंग बोले तो कोई सीलिंग नहीं है कि 100 रुपए की दवाई पे एमआरपी क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास सीलिंग एक्ट नहीं है। तो मतलब आप सीलिंग लाइए। तो बहुत वर्षों से चल रहा है, और लोग आज जो अनाज से बढ़कर दवाई का खर्च हो गया और सब त्रस्त है, और पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस है, अब इस पर एक्शन लीजिए। तो मैंने प्रपोजल दिया कि 100 रुपए की दवाई अगर मैन्युफैक्चरर बेचता है तो 130 रुपए के ऊपर एमआरपी प्रिंट नहीं होना चाहिए, इस तरह का कानून लाइए। तो फिर उन्होंने ऊपर चर्चा हुई, मोदी जी से बात हुई, और फिर इस पर यह निर्णय निकला गया। ये इलेक्शन के पहले की बात है, 8 मार्च 2019 में एक सर्कुलर निकला कि कैंसर की दवाइयाँ पर एमआरपी एक्ट आ गया। जो 100 रुपए की एमआरपी, 100 रुपए की मेडिसिन 130 रुपए में 8 मार्च से मिलना चालू हो गई है। और इसलिए आपने कई मैगजीन्स में मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। दिल्ली में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑल नेशनल पेपर में और नेशनल न्यूज़ में वो न्यूज़ कवरेज हुआ है, और उसके वजह से कैंसर की दवाई 87% तक सस्ती होगी। हम सोच भी नहीं सकते 87% तक आज जो दवाई जो खरीद रहे 390 दवाइयाँ का जो 100 रुपए की दवाई 13 रुपए में मिलना चालू हो गई। और अब मैंने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को कि भाई सभी दवाइयों पर रेट कम, ट्रेड मार्जिन कैप लगा दो। आज के तारीख में 30% मार्जिन यानी बहुत हो गया होलसेलर को, रिटेलर को, उस पर मार्जिन लगा दो। अभी गवर्नमेंट ने उस पर प्रपोजल चालू है, और शायद जल्दी पार्लियामेंट में बिल आएगा, और सभी दवाइयाँ जो मेडिकल शॉप पर आपको मिलती हैं वो आपको 100 रुपए की दवाई 10 रुपए में मिलना चालू हो जाएगी। और अब सवाल आता है
जब तक दवाइयाँ वो ट्रेड मार्जिन क्या पाए, जब तक हमारा किस तरह फायदा हो सकता है, वो फायदे की बात मैं आपको बताता हूँ कि हम बहुत डरपोक लोग हैं, हम बहुत डरते हैं। क्षमा चाहता हूँ डॉक्टरों से, जो डॉक्टर दवाई लिखता है उस पर कॉमा भी नहीं रहा या डॉट भी नहीं रहा तो हम बोलते वही दवाई चाहिए, हम वो दवाई की डिमांड करते हैं। वो दवाई बाजार में कहीं मिलती नहीं है, डॉक्टरों के बाजू के मेडिकल शॉप के अलावा नहीं मिलती है दवाइयों। तो मैं आपको इसके बारे में अश्योर कराना चाहता हूं कि इसमें दो टाइप के दवाएं हैं, एक ब्रांडेड और ब्रांडेड जेनरिक। दवाई में मैंने पूरा रिसर्च कर चुका है इसके ऊपर, मेरे दवाइयों में कोई फर्क नहीं है, चाहे जेनरिक दवाई लो या ब्रांडेड दवाई लो, दोनों में फॉर्मूला एक ही रहता है। और वो दवाई वो ब्रांड के नाम से जो सॉल्ट है, वो सॉल्ट के नाम से दवाई खरीदने से आपको काफी फायदा होगा। तो आपके लातूर में भी होंगे बहुत से जेनेरिक शॉप, जो एक्सक्लूसिव जेनेरिक शॉप है, वहां से आप दवाई खरीदिए और उसको जो आप समझो आपको कोई डॉक्टर ने पैंडी लिखा है, वो पैंडी की दवाई आप मार्केट में जाइए, आपको 180-190 रुपए में एक स्ट्रिप मिलेगी। वही दवाई जो सिप्ला कंपनी के पेंटोसेक बोल के है, मैंने लिफलेट में एक 3 बिल भी अटैच किया, बिल में देखिए, एक शॉप पर वो 118 रुपया 60 पैसे में मिली मुझे दवाई, और वही दवाई मैंने जेनेरिक शॉप पे खरीदी, वो मुझे 20 रुपए में दिया, सेम सिप्ला कंपनी की पेंटोसेक कंपनी। और वही दवाई सॉल्ट के नाम से मैंने प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप अभी खुले हैं, आपको शायद काफी लेडीज को पता नहीं है, प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप जो मार्केट में खुले हैं वहां पर वो दवाई 10 रुपए में मिलेगी। जब डॉक्टर के पास जाते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि का शॉप दवाई लेकर, तो वहां ऐसा कहा जाता है कि वो दवाई अच्छी नहीं है, वो काम नहीं करती है। मैं आपको अश्योरेंस बताना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप, अगर इसको भी मोबाइल पे आता है तो आप गूगल पे डालिए प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप नियर बाय मी या जेनेरिक शॉप नियर बाय मी, तो आपको काफी शॉप्स के लिस्ट आ जाएगी। अगर आप प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप की अगर दवाई खरीदते हैं सॉल्ट के नाम से, कोई जरूरी नहीं है, ब्रांड की आवश्यकता नहीं है, अपने में विश्वास होना चाहिए। सबसे बढ़िया आज के तारीख में जो मार्केट में दवाई है वो प्रधानमंत्री जन औषधि दवाई है। क्यों अच्छी है? जो वर्ल्ड को सप्लाई करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट जो दवाई तैयार करता है, वर्ल्ड लेवल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग होती है वो, और 2 लैबोरेटरी में टेस्ट हुई हुई दवाई आपको 10% में मिलती है। सबसे अच्छी दवाई प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप में मिलती है। आप लिख लो अगर लिखना है तो, या मैं यहाँ हूं दिन भर। प्रधानमंत्री जन औषधि से दवाई खरीदने से आपका बजट 90% आपको सेविंग होगी। अगर वहां नहीं मिलती है दवाई तो आप जेनेरिक शॉप, जो एक्सक्लूसिव जेनेरिक शॉप खुले हैं, वहां से दवाई खरीदिए। डॉक्टर ने क्या लिखा है उसकी परवाह मत कीजिए, उसको बोला जो डॉक्टर ने दवा लिखी है उसकी सिमिलर दवा, वही सॉल्ट की दवा हमें दीजिए। वो कंप्यूटर में अगर डाले, अगर आप डोलो जिसमें पैरासीटामोल रहता है, तो अब पैरासीटामोल के 10 नाम आ जाएंगे, और उसमें का जो सस्ती दवाई है वो आपको देगा। सस्ती दवाई इसका मतलब खराब दवाई है ऐसा नहीं है, वो अच्छी दवाई है। इस तरह का आप इसमें फायदा उठा सकते हैं। और मैंने हजारों लोगों का, हमारे निजामाबाद में, हैदराबाद में, नांदेड़ में, मैंने कई ऐसे लेक्चर्स लिए हैं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के लिए। तो लोगों का जो दवाई का खर्च है वो 10,000 का 1,000 रुपए पे आ गया। मैं स्वयं 2 साल से जन औषधि से दवाई खरीदता हूँ, मुझे 2,000 की दवाई अभी 150 रुपए में दवाई मुझे मिलती है, और रिजल्ट बाकी के दवाइयों से भी अच्छी दवाई है, यह मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आप सबसे निवेदन है कि इसका अवेयरनेस लो और कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप में या जेनेरिक शॉप में, जब तक कानून नहीं आता है जब तक वहां से दवाई खरीदिए। एक बार कानून आने के बाद सभी जगह दवाइयाँ आपको सस्ती मिलेंगी, क्योंकि हर एक परिवार में किसी को कैंसर है,
किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को बीपी है, शुगर है, ये जो सभी दवाएं हैं जो वो वहाँ पर जन औषधि शॉप में मिलेगी, सस्ती मिलेगी। कैंसर की दवाएं वगैरह अभी दवाएं को रेट कम होने से अभी वो दवाएं आप कोई भी शॉप पे खरीद सकते हैं, मगर जो रूटीन के दवाएं हैं आप वहाँ से खरीदने से आपका फ़ायदा होगा। और यह मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे निजामाबाद में 2 मित्र जिसको इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हुआ, एक मेरोपियन बोल के इंजेक्शन आता है, वो जब इन्फेक्शन होता है सीवियर तो 150 इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो एक मित्र ने उसके ऊपर 8 लाख रुपया खर्च किया, और एक मित्र को पता चला कि मुझे मेडिसिन के बारे में आइडिया है, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई वो मेरोपियर का इंजेक्शन मुझे चाहिए। वो 3750 में मैंने सिप्ला कंपनी का 3 इंजेक्शन लिए हैं, मुझे 150 इंजेक्शन चाहिए। तो मैंने नेक्स्ट डे उसको वही मेडिसिन 130 रुपीज़ में दिला दिया। तो एक मित्र को 8 लाख रुपए लगे और एक मित्र को 20,000 में दवाई हो गई। जो मित्र गरीब था, रेंटल के हाउस में रहता है, वो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता था। अगर वो 8 लाख रुपए की दवाई अगर उसको खरीदनी पड़ती थी तो पेशेंट के लिए दवाई खरीद नहीं सकता था। मगर उसको इस नॉलेज आने से, मालूमात होने से उससे मुझे कांटेक्ट किया और उसको 20,000 रुपये में 150 इंजेक्शंस मिले और उसको लाभान्वित हुआ। इस तरह का आप सबको, हर एक को किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम आता है, तो मेरा यही निवेदन है कि मेरा नंबर अगर चाहिए तो आप लिख लीजिए। अगर आप किसी को भी कभी भी किसी भी वक्त कोई भी दवाई की आवश्यकता रही तो मैं वो लोगों को अच्छी तरह गाइड करूंगा। मेरा नंबर है 9848071036 71036 9848071036। पुनः एक बार मुझे राजस्थानी महिला मंडल लातूर ने इनवाइट किया, मेरा स्वागत किया, मुझे सम्मान दिया, इसलिए मैं हमारे अध्यक्षा सौभाग्यवती रेखा जी खंडेलवाल, उनके टीम को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विशेषता मेरी बहन सपना सारडा और अलका सारडा और हमारे उम्मीदिनी जी भार्गव, इनके विशेष आग्रह पर मैं यहाँ आया हूँ और मुझे अवसर दिया गया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारे मंडल का गौरव किया, राष्ट्रीय स्तर पर मंडल के कार्यों को पहुंचाने की बात कही। मंडल कार्य में रुचि रखता है, प्रसार प्रचार हमारे काम के माध्यम से होता रहता है। दवाइयों जैसी अत्यावश्यक सेवा में आप पहल कर रहे हो, धन्यवाद। यहाँ 1-2 सूचनाएं। पीछे महिलाओं को बैठने के लिए कुछ तकलीफ हो रही है, आगे कुछ कुर्सियाँ खाली हैं। मैं व्यवस्थापकों से विनती करूंगी कि आगे जो कुर्सियाँ खाली हैं वहाँ पर आने वाली बहनों को भेज दें, और इतनी भी कम पड़ जाए तो भोजन कक्ष की कुर्सियाँ थोड़ी सी मंगवा लें ताकि आने वाली बहनों की सुविधा होगी। धन्यवाद सोमानी जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ समारोह के अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी पल्लोड भाई साहब को, आप अध्यक्षीय समारोह का कर अधिवेशन को शुभेच्छा दें। आप लातूर जिला माहेश्वरी संगठन के अध्यक्ष हो, आप सामाजिक कार्यों में भी अग्रसर हो। याकतपुर औसा में अपने प्रति बालाजी मंदिर बनवाया है, बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। ब्रह्मोत्सव आदि अनेक उत्सव इस मंदिर में आप बड़े ही धूमधाम से मनाते हो। इस वर्ष जागतिक वर्ष अखेर को आपने औसा स्थित बालाजी मंदिर में सहस्त्र दीपोत्सव मनाकर हमारे समाज में नई पीढ़ी को अपने धर्म के प्रति आस्था निर्माण करने का प्रयास किया है। राजस्थानी महिला मंडल लातूर
के द्वारा आयोजित यह मराठवाड़ा स्तरीय महिला अधिवेशन, इस अधिवेशन के उद्घाटक सम्माननीय पुरुषोत्तम जी सोमाणी निज़ामाबाद, सारे सभागृह से एक अनुरोध करूंगा, कल ही श्रीमान पुरुषोत्तम जी सोमाणी का जो माहेश्वरी समाज के लिए एक बहुत बड़ा ट्रस्ट, आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट, जो समाज के ज़रूरतमंदों को सहायता करने के लिए एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, उस पर उनकी अर्थमंत्री बोलकर कल ही नियुक्ति हुई है। एक बार पूरे लातूर वासियों की ओर से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज के इस अधिवेशन के प्रमुख वक्ता, प्रखर वक्ता श्रीमान जयप्रकाश जी काबरा ठाणा, श्रीमान डॉक्टर शरदराव जी हेबाळकर अंबाजोगाई, एडवोकेट सौ कोमल जी करवा नासिक, हमारी बहन लातूर की, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में न होते हुए पूरे भारतवर्ष में अपने व्याख्यानों के द्वारा एक नाम पूरा लातूर का रोशन किया है, वो बहन सौ कुमुदिनी जी भार्गव, मंडल की अध्यक्षा सौ रेखा जी खंडेलवाल, सचिवा श्रीमती सुजाता जी लोया, अधिवेशन की प्रमुख सौ अर्चना जी सोमाणी और मराठवाड़ा स्तर से पधारी हुई माताओं, बहनों, उपस्थित भाइयों, सर्वप्रथम मराठवाड़ा से पधारी हुई सभी माताओं बहनों का, अतिथियों का मैं लातूर नगरी में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। 30 वर्ष पूर्व हमारी कुछ बहनों ने यहाँ पर यह राजस्थानी महिला मंडल का एक पौधा लगाया था और आज ये पूरे सभागृह में इसका एक विशाल वटवृक्ष बनकर आज सामने उभर चुका है। संयोजिका ने बताया कि ये 40-50 मेंबर से बढ़कर 790 इस महिला मंडल की सदस्य आज हो चुकी हैं। मेरे हिसाब से 30 वर्ष में संख्या कमी है, महिला मंडल ने इसमें और थोड़ा जमा कर, जोर लगाकर यह संख्या 4 अंकों में निश्चित रूप में अगले वर्ष में होनी चाहिए। इतना बड़ा समाज है लातूर में, 2000 परिवार यहाँ पर राजस्थानी समाज के रहते हैं, तो वो हिसाब से 4 अंकों में अगले वर्ष आपका जब 31वां वर्ष पूर्ण होगा तो ये 4 अंकों में संख्या होनी चाहिए। मैं हमेशा हमारे संगठन में कहता हूँ, अनुशासन, नियमितता और संचालन आयोजन के प्रति राजस्थानी महिला मंडल को हमें एक आदर्श के रूप में देखना चाहिए। हमारे पुरुष वर्गों की जब भी मीटिंग होती है, निश्चित रूप से महिला मंडल का नाम अग्रसर होता है। शायद ही पूरे देश भर में ऐसा महिला मंडल जो 30 वर्षों में आज लगभग उन्होंने एक इतने अलग अलग तरह के प्रोग्राम, और केवल प्रोग्राम न होते हुए सशक्तिकरण कैसा हो, समाज का जो कमजोर परिवार है, कमजोर वर्ग है, वो कैसे उन्नत हो, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इसकी ओर केवल बहुत अच्छा प्रयास किया है। आज महिला मंडल का भवन एक देश में, पूरे देश में एक उदाहरण होगा कि आज महिलाओं का, महिला संगठन का इतना बड़ा भवन आज लातूर में बना है। ये एकमेव उदाहरण मेरे हिसाब से पूरे देश भर में होगा। और ये मेरा अध्यक्षीय समारोह का भाषण है। मुझे एक 5 मिनट का समय दिया गया था बोलने के लिए, बहुत से समय अभी और बहुत से वक्ताओं को हमें सुनना है, और ये अधिवेशन निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा। और महिला मंडल की सभी पदाधिकारियों को आपका यह मराठवाड़ा स्तर तो पूर्ण रूप से सक्सेस हो चुका है, अगला टारगेट आप महाराष्ट्र स्तर का रखें, यह एक मेरी ओर से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। महाराष्ट्र स्तर के अधिवेशन के लिए आपको मेरी ओर से या संगठन की ओर से जो भी तन मन धन से मैं आपके साथ निश्चित रूप से उसमें रहूंगा। आप आगे के लिए, भविष्य के लिए उसको महाराष्ट्र स्तर का प्रयास करें। आपका सामाजिक, धार्मिक, अलग अलग विषयों पर आपके
पूरे संगठन के प्रोग्राम होते हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अगले कार्यकाल के लिए आपका निश्चित रूप से बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य, ये दिशा देने का काम आपने मराठवाड़ा स्तर पर किया है। यही दिशा भविष्य में आप महाराष्ट्र स्तर पर दें, यह आपसे फिर एक बार निवेदन कर मुझे इस कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष बोलकर चयनित किया। हम सभी का आपने सम्मान किया। मैं अंतःकरण से आप महिला संगठन का, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, साधुवाद देता हूं। जय महेश, जय गोविंदा, जय बालाजी। धन्यवाद पल्लोड जी, आपने हमारी व्याप्ति बढ़ाकर महाराष्ट्र स्तर का अधिवेशन लेने की बात कही और पूरा सहकार्य करने की भी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस उद्घाटन सत्र का आभार प्रदर्शित करने के लिए मैं भारती जी मालू, जो हमारी कोषाध्यक्ष है, उसको आमंत्रित करती हूँ। भारती मालू। भारती मालू, जहाँ भी हो, क्या बात है, मुझे लगता है कुछ दिक्कत होने की वजह से, हाँ आ गए भारती मालू। आइए भारती जी, आपको आभार प्रदर्शन करना है। जय श्री कृष्ण। राजस्थानी महिला मंडल के मराठवाड़ा स्तरीय महिला अधिवेशन के उद्घाटन सत्र का आभार प्रदर्शन करने मैं यहाँ खड़ी हूँ। समारोह के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी पल्लोड, समारोह के उद्घाटक श्री पुरुषोत्तम जी सोमानी एवं सभी वक्ताओं का मैं राजस्थानी महिला मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। अधिवेशन के कार्य में हमें श्री बाला प्रसाद जी बिदादा, श्री मनोहर जी सारडा, श्री ईश्वर जी बाहेती, श्री अशोक जी लोया, श्री सतीश जी भोसले तथा डॉक्टर श्री चेतन जी सारडा, इनका पूर्णतः सहकार्य मिला है। मंडल उनका शुक्रगुजार है। हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर पधारे हुए मंडल के सभी हितचिंतक तथा मेहमानों का राजस्थानी महिला मंडल की ओर से हम तहे दिल से आभारी हैं। सभी गांवों से पधारी बहनें तथा लातूर की उपस्थित बहनों का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। यहाँ उद्घाटन सत्र समाप्त होता है।